हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फार्म। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फार्म में, मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस। तो आज मैं जियोग्राफी सेक्शन का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। जियोग्राफी का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लास है ये दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी है आपका और रेलवे है, दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेलवे में जो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, है कि नहीं, ग्रुप डी का होगा और एनटीपीसी का होगा, ये तो सभी को पता होगा। तो ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। और एसएससी का जो सीएचएसएल है और सीएचएसएल है और सीजीएल है और यहाँ तक एमटीएस जो भी होता है वो सब पेपर में भी ये सब एग्जाम में, मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स। तो ऐसा पहला कौन सा एशियन कंट्री था जो कि मार्स को ऑर्बिट किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीन चार साल पहले का करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन अब स्टैटिक के तौर पे पूछा जाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरह और क्यों पूछा जाएगा ये भी बताऊंगा। पहले आप इसका आंसर कीजिए। नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स। तो ऐसा कौन सा कंट्री है? ये हमारा प्रिय भारत है, इंडिया। और याद है 2014 की बात है, 2014 की बात है, एक मिशन लॉन्च हुआ था, मंगलयान मिशन, मंगलयान। इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुका है, मंगलयान, जो कि हम लोग को ले गया था कहाँ पे? मार्स ग्रह पे, मंगल ग्रह पे। और उस मिशन का नाम दिया गया था MOM, याद है? मार्स ऑर्बिटिंग मिशन। याद है कि नहीं याद है? मार्स ऑर्बिटिंग मिशन। तो यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन गया है एशिया में जो कि मार्स में जाके ऑर्बिट कर चुका है या फिर अपना कोई भी सैटेलाइट भेज चुका है। और इसका आप लोगों को ईयर याद रखना है। और अगर थोड़ा स्पेसिफिक और हो जाए तो इसको हम लोग डेट, इसका जो एग्जैक्ट डेट था वो 24 सितंबर था, ठीक है, 24 सितंबर 2014 था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसका जो मिशन का नाम था MOM और मंगलयान, ये इसको अगर आप इलेबोरेट करके बोलिएगा तो ये मंगलयान इसका नाम बोला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल। तो जो पाथ ऑफ ईच प्लैनेट है अराउंड द सन, उसका जो पाथ है वो सर्किल नहीं होके वो एलिप्टिकल है, मतलब कि थोड़ा सा फैला हुआ है ऐसे करके। तो ऐसा कौन सा साइंटिस्ट बोला था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं जो भी क्वेश्चन लाऊंगा ना वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाऊंगा, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन ये मैं 25 क्वेश्चन बताऊँगा सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम में, कोई ना कोई शिफ्ट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केपलर, ठीक है, ध्यान रखिए, केपलर जी ने प्रूव किया था। कुछ इस तरह की जो पाथ होता है प्लैनेट का, जो जिस पाथ पे वो रास्ता में घूमता है वो सर्कल नहीं एलिप्टिकल था, ठीक है, केपलर जी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव थ्योरी टू द बिग बैंग थ्योरी डेवलप्ड इन 1948 स्टेटिंग दैट द यूनिवर्स डज नॉट चेंज इवन दो इट इज़ एक्सपेंडिंग ओवर टाइम। तो एक अल्टरनेटिव थ्योरी आया था, बिग बैंग का थ्योरी को लेकर एक अल्टरनेटिव थ्योरी दिया था कि जो उसमें बताया गया था यूनिवर्स डज नॉट चेंज इवन दो इट इज़ एक्सपेंडिंग ओवर टाइम। एक्सपेंडिंग ओवर टाइम मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिंग ओवर टाइम का मतलब होता है कि जो यूनिवर्स है हमारा वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और बड़ा हो रहा है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है। ये कौन सा थ्योरम और कौन सा थ्योरी बताया था ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, या फिर मिरर यूनिवर्स, या फिर इटर्नल इन्फ्लेशन। इसका आंसर होगा स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। कुछ समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि इज नॉन टू वेस्टर्नर्स एज द, मतलब सप्तऋषि वेस्टर्नर्स को किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि वेस्टर्नर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बताइए। 7 मॉन्क्स, अल्फा सेंचुरी, बिग डिपर, स्मॉल बियर। अल्फा सेंचुरी तो हो ही नहीं सकता है, इसका आंसर क्या होगा? बिग डिपर। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जब भी एग्जाम में आप लोगों को होता है ना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता या फिर कोई ऑप्शन आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लगता है, तो आप लोग एलिमिनेशन थ्योरी से उसको बना सकते हैं। एलिमिनेशन थ्योरी से
आप लोग उसको बना सकते हैं। एलिमिनेशन थ्योरी क्या होता है कि आप एलिमिनेट कर लीजिए जो ऑप्शन आपको नहीं आता है, मतलब कि आता है इन द सेंस आप लोग थोड़ा सा कन्फर्म है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है तो उसको एलिमिनेट कर लीजिए, जो बचेगा उसमें से सोचिए कि कौन बेस्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत लोग वो करते हैं और उसका आंसर उन लोग सही कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दिस इज अ द्वार प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लूटो नहीं है ऑप्शन में, आप लोग तो सोच रहे होंगे द्वार प्लैनेट होगा तो प्लूटो दे देंगे, है कि नहीं। प्लूटो तो द्वार प्लैनेट है ही, लेकिन प्लूटो तो ऑप्शन में है ही नहीं। नेपच्यून, टाइटन, आइरिस या फिर हाइड्रा, बताइए ऑप्शन, ये आंसर बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, इरिश। ठीक है, इरिश। और टाइटन क्या होता है, टाइटन ये जुपिटर का मून है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जुपिटर या सैटर्न का मून है। और ये जो इरिश है ये सेकंड द्वार प्लैनेट है, जो हमारा नॉन प्लैनेट है, जो हम लोग जानते हैं प्लैनेट को, जितना भी प्लैनेट को, उसमें से फर्स्ट तो हमारा प्लूटो हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, और जो इरिस हो गया ये सेकंड द्वार प्लैनेट हो गया, ध्यान रखिएगा, सेकंड द्वार प्लैनेट। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया समझिए। और इसका मुझे एक और बात बताइए, ये कब डिस्कवर हुआ था। कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि यही पूछ लेगा, कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकता है, हाँ इसी से रिलेटेड यही पूछेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकता है। तो इसका डिस्कवरी कब हुआ था, 5 जनवरी 2005, ध्यान रखिएगा, 2005 में ये प्लैनेट को डिस्कवर किया गया था। और इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है, ऑर्बिटल पीरियड समझते हैं, ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है, एक मिनट, ऑर्बिटल पीरियड होता है कि कितना टाइम लेता है एक प्लैनेट मून के चारों बगल घूमने में, मतलब रिवॉल्यूशन का जितना टाइम लेता है। कहाँ गया, तो इसका ऑर्बिटल पीरियड होता है 558 ईयर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना साल लगता है इसको एक ऑर्बिट पूरा करने में। और इसका मून का नाम क्या है ये बता दीजिए, इसका मून का नाम क्या है। अरे द्वार प्लैनेट है लेकिन है तो प्लैनेट, तो मून का नाम क्या है इसका, डायस्नोनीमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायस्नोमिया। ठीक, डायस्नोमिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट डू नॉट। तो स्टार जो होता है वो ट्विंकल करता है लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है, क्यों नहीं करता है ये बताना है। दे एमिट लाइट ऑफ ए कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विद टाइम, दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर they are nearer to the earth and hence we receive a greater amount of light and therefore minor variation in its intensity are not noticeable। इसका आंसर यही फोर्थ वाला हो जाएगा कि जो हम लोग को अर्थ से प्लेनेट तो नियरर है, इसीलिए माइनर वेरिएशन जो होता है इंटेंसिटी का वो नोटिसेबल नहीं होता है, इसीलिए ट्विंकल नहीं करता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नॉन एज, कहाँ गया क्वेश्चन, फिर घूमने लगता है, इधर उधर हो जाता है, एक सेकेंड, आज गड़बड़ा गया स्लाइड थोड़ा सा। हाँ, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, तो जो सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है। सन है तो सन में बहुत सारा लेयर होता है, तो उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं, उसको वही कहते हैं जिससे हम लोग आजकल सारे को परेशान है, आजकल नहीं 6 महीना से, 6 मंथ से, मैं तो 6 मंथ से परेशान हूँ, 6 मंथ से मैं परेशान हूँ एकदम। तो उसको क्या कहते हैं, कोरोना, कोरोना, समझ रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसका एनाटॉमी है सन का, मैंने एक पिक्चर लगा दिया है, देखिए जैसे समझ लीजिए, ये हो गया कोरोना, इसी में है कोरोना का वायरस घुसा हुआ मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग। चलिए कोरोना, और ये हो गया क्रोमोस्फेयर। ठीक है, और उसके बाद आता है फोटोस्फेयर, यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद आता है कन्वेंशन जोन, ये वाला आपका कन्वेंशन जोन है, उसके बाद रेडिएक्टिव जोन, ये वाला जो लाल वाला, ये ऑरेंज वाला, ये रेडिएक्टिव जोन है, और जो एकदम अंदर है ये भैया है हमारा कोर। ठीक है, कोर, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछ लेता है सीरीज में, बाहर से घटते क्रम में या फिर अंदर से बढ़ते क्रम में जो हो जाता है वही पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑन विच डेट इज़ इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेज डे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि शॉर्टेज डे कब हो सकता है एक्चुअली में। आप लोग अगर सोचिएगा कि शॉर्टेज डे हो तो वो शॉर्टेज डे कब होगा, समर में होगा या फिर विंटर में होगा, ये बताइए, समर में होगा या फिर विंटर में होगा, सोचने वाली बात है। शॉर्टेज डे कब होगा, सोच के बताइए, कॉमन सेंस में। विंटर में होगा,
विंटर में होगा ना। अभी मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ। विंटर में होगा तो समर तो ख़त्म हो गया, विंटर कब से स्टार्ट होता है एक्चुअली में? विंटर कब से स्टार्ट होता है बताइए जल्दी से, विंटर कब से स्टार्ट होता है? जब बताइए, कोई बताओ जल्दी से। हाँ, विंटर कब से स्टार्ट होता है सोच के बताइए। विंटर स्टार्ट होता है कब से एक्चुअली सोच के मतलब होता है ना, एक अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ कि करीब करीब अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है विंटर इंडिया में। तो आंसर जो होगा वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इसी के बीच में होगा, समझ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? दिसंबर, दिसंबर 22। ध्यान रखिएगा। अब मैं इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, ये तो होगा थोड़ा सा फॉर्मूला ट्रिक है कि याद कर लो, लेकिन इसका जो एक्चुअल में होता है थ्योरी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, ये होता है 2 टाइप का चीज़ होता है, एक होता है इक्विनॉक्स, एक होता है सॉल्स्टिक, ठीक है? इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिक। तो 2 बार इक्विनॉक्स आता है एक ईयर में और 2 बार सॉल्स्टिक आता है। इक्विनॉक्स मतलब होता है कि दिन और रात बराबर, ठीक है? दिन और रात बराबर, इक्विनॉक्स मतलब होता है दिन और रात बराबर। और ये सॉल्स्टिक मतलब होता है कि दिन बड़ा रात छोटा, फिर रात बड़ा दिन छोटा, इस तरह करके होता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ देख लीजिए, जो इक्विनॉक्स आता है वो सितंबर 23 को आता है और मार्च 21 को ही आता है, यही दोनों में इक्विनॉक्स आ सकता है। और जो सॉल्स्टिक आता है वो दिसंबर 21 में आता है और जून 21 में आता है, समझ रहे हैं? तो दिसंबर 21 में क्या होता है, रात सबसे क्या हो जाता है, रात सबसे छोटा हो जाता है, और जो जून 21 में होता है उसमें रात सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है? समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। When does सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस? तो सोलर एक्लिप्स कब होता है ये आप लोगों को बताना है। सोलर एक्लिप्स कब होता है ये आप लोगों को बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? When the sun is between the moon and earth, या फिर the earth is between the moon and the sun, when the moon is between the sun and earth, या फिर when the moon does not lie in the line joining the sun and the earth। ये तो ऑप्शन इररिलेवेंट ऑप्शन हो गया। तो एक्चुअली में होता क्या है सोलर एक्लिप्स, सूर्य जो है हमारा वो यहाँ पर रहता है, ठीक है? सन और उसका जो मून होता है यहाँ रहता है और थोड़ा सा यहाँ पे हमारा अर्थ रहता है। जो मून का जो हमारा शैडो पड़ता है अर्थ पे, वही उसी रीजन में सोलर एक्लिप्स लगता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, सन और अर्थ के बीच में मून आना चाहिए। तो आंसर क्या है? व्हेन द मून इज़ बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा, समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये सन है हमारा और ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है? तो इसमें अम्ब्रा जहाँ पे डार्क रीजन होता है और ये पेनम्ब्रा फॉर्म होता है जो हल्का उसका जहाँ हल्का हल्का, तो वहाँ पे सोलर एक्लिप्स दिखता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन डज द सन साइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर? अभी तुरंत आपको हम बताएं, सन साइन वर्टिकली एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे सन वर्टिकली साइन कब करेगा? इक्विनॉक्स वाला बात बताया मैंने, इक्विनॉक्स वाला बात बताया। तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस अ ईयर। होगा कि नहीं? ट्वाइस अ ईयर बताया ना मैंने, अभी इक्विनॉक्स 2 बार होता है तो वही हो जाएगा आंसर इसका, ट्वाइस अ ईयर। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ अ सन इज़ बिगर देन इफ़ अ स्टार इज़ बिगर देन सन बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग, इट विल टर्न इनटू। अगर एक सन जो है वो एक स्टार जो है वो सूर्य से बड़ा है और दोगुना नहीं है, मतलब 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वो स्टार जो है वो किस में टर्न हो जाएगा? ये पल्सर में टर्न हो जाएगा। तो पल्सर याद है ना, क्या हम लोग पढ़े थे पहले कोई एग्जाम में, मैंने पहले क्लास में मैंने बताया था पल्सर क्या बोलते हैं? रोटेटिंग स्टार, रोटेटिंग स्टार कहा जाता है पल्सर को, ठीक है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन की रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है ये बताइए। इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट इज स्ट्रेट लाइन, इट इज अ बाय सर्किल, इट इज अ कर्व लाइन बियॉन्ड अर्थ। इररिलेवेंट ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द सनलाइट इज अवेलेबल 24 आवर्स ऑन द लॉन्गेस्ट डे एट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ? तो जो सनलाइट है वो लॉन्गेस्ट डे जो होता है हमारा, कब होता है लॉन्गेस्ट डे? कब होता है? 21 जून। तो इसमें जो सन होता है वो 24 घंटा अवेलेबल होता है। किस लॉन्गिट्यूड पे होता है ये बताना है आप लोगों को। 49, 66, 63 या फिर 69, 51। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री लैटिट्यूड। अंडरस्टैंडिंग? फाइन। नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रैंड कैनियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ग्रैंड कैनियन इज लोकेटेड ऑन, तो जो ग्रैंड कैनियन है कौन से रिवर पे लोकेटेड है ये बताना है।
तापी पे लोकेटेड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इंडिया का हो गया। और ग्रैंड कैनियन अगर आप लोग थोड़ा जीके जीएस पढ़ते होंगे तो ऐसा कहीं नाम इंडिया में तो सुने ही नहीं होंगे, इसका मतलब ये तापी में तो हो ही नहीं सकता इसका रिवर, समझ रहे हैं। अब इस तीनों में आप लोगों को बताना है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, कोलोराडो रिवर, ठीक है, कोलोराडो रिवर। देखिए ग्रैंड कैनियन कहाँ है बताया आप लोगों को, ये ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क, एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ देखिए जो ग्रैंड कैनियन है ये एक टाइप का नेशनल पार्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये यूएसए में है, यूएसए में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसीलिए इससे क्वेश्चंस लेके रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ये यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सटेंसिव डेजर्ट ऑकर्स इन द वेस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ कॉन्टिनेंट बिकॉज एक्सटेंसिव डेजर्ट जो होता है वो ऑकर करता है वेस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन पे। क्यों होता है इसलिए आप लोगों को बताना है, किस लिए होता है ये आप लोगों को इसका आंसर बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ द ऑफशोर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, ठीक है, ऑफशोर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और कोल्ड ओशन करेंट्स दोनों के इफेक्ट के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द डिपोजिट ऑफ द एंशियंट थेथियास सी, तो थेथियास सी जो था एंशियंट में, नाम भी कभी नहीं सुने होंगे, हमको पता है नाम नहीं सुने होंगे, तो इसका डिपॉजिट किसके कारण, मतलब किस फॉर्म में हुआ था, ठीक है, ये कंडेंस होकर क्या चीज़ बन गया था, किससे ये फॉर्म हुआ था ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालयास, ठीक है, ध्यान रखिएगा हिमालयास। तो देख लीजिए यहाँ पे थेथियास सी, देखिए जब ये पैनामा था 200 मिलियन ईयर्स एगो, ये तो पता होगा ना, पैनामा जब सब कंटिनेंट जुड़ा हुआ था एक साथ तो इसको पैनामा कहते थे, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे यही जो देख रहे हैं यही था थेथियास सी, ठीक है, थेथियास सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रेविन, जो चंबल रेविन है, चंबल घाटी है, उसका कौन टाइप का इरोशन रिस्पॉन्सिबल है, किस टाइप का इरोशन रिस्पॉन्सिबल है, स्प्लैश, शीट या फिर रील या फिर गली। मुझे लगता है कि आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा इस सारे ऑप्शन का। ऐसा इरोशन होता है, ये आप लोग जानते भी नहीं होंगे, हो सकता है जानते हों लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, ये मैं गारंटी कहता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गली इरोशन, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लीजिए चारों टाइप का इरोशन कैसा कैसा होता है। देखिए यहाँ पे स्प्लैश इरोशन इसे कहा जाता है स्प्लैश इरोशन, और ये हो गया शीट इरोशन, ये हो गया रील इरोशन और ये हो गया गली इरोशन। मैंने पीपीटी लगा दिया है और अच्छे से समझने के लिए मैंने आप लोगों को एक पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया है, इसलिए ज़्यादा देर तक आप लोगों का माइंड में रिटेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयास इज फ्रॉम, तो जो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन हिमालय का हमारा, जैसे कि यहाँ भारत है, मान लेता हूँ कि ये भारत है, सॉरी ड्राइंग तो बहुत ख़राब है मेरा, लेकिन बस एक रेफरेंस के तौर पे समझ लीजिए कि यहाँ जो हिमालय है हमारा, और ये हमारा क्या है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो पूछ रहा क्या है, द वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय, वेस्ट टू ईस्ट मतलब जो हमारा इधर से एक्सटेंशन होता है हिमालय का इधर जाता है, तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो इसका आंसर पहला वाला ही होगा, इंडस जॉर्ज टू दिहांग जॉर्ज, ठीक है। जो इंडस हमारा क्या है, इधर है, ये तो पता ही था आप लोगों को, और दिहांग यहाँ असम में है, तो इधर से जो इधर जाता है उसी का एक्सटेंशन होता है हिमालय का, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय, तो जो मोस्ट ऑफ द डिवास्टेटिंग समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो अर्थक्वेक होता है वो किस कारण होता है, किस कारण से अधिकतर होता है, ये बताना है आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा, यूस्टैटिक मूवमेंट, आयोस्टैटिक एडजस्टमेंट, कॉलिशन ऑफ अर्थ प्लेट्स या फिर वोल्केनिक इरप्शन। तो इसका आंसर कॉमन होगा, मुझे लगता है सब फ्रेंड्स मेरे सब गाइज इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, कॉलिशन ऑफ अर्थ प्लेट्स। तो अर्थ प्लेट जो होता है हमारा, ये तो पता होगा ना, टेक्टोनिक प्लेट जो पृथ्वी के अंदर होता है वो क्या करता है, कोलाइड कर जाता है, तो यही कॉलिजन से ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो यही वाइब्रेशन से क्या होता है, हमारा जो अर्थ होता है उसमें थोड़ा सा भूकंप वगैरह, अर्थ का भूकंप का झटका महसूस होता है, तो उसे ही अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है, उसे ही अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सर्किल, तो इसमें चारों में से कौन सबसे ग्रेटेस्ट सर्किल है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। जैसे देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में जो ये वाला चीज़ यहाँ से लाइन ड्रॉ करता है, इमेजिनरी लाइन, इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो ऊपर वाला ड्रॉ करते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये जो नीचे ड्रॉ करते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो लॉन्गेस्ट सर्किल कहाँ से हो सकता है, यही हो सकता है। अगर कोई भी ग्लोब आप ले ले तो उसमें अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो बीच से जो लाइन ड्रॉ कीजिएगा वो ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर रहेगा और जो नीचे रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिक सर्किल तो एक टाइप का जगह है, ठीक है, तो वो ऐसा कुछ सर्किल वर्किल नहीं है, बस नाम है उसका आर्टिक सर्किल, वो सर्किल नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हैंगिंग वैली इज़ फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ, तो हैंगिंग वैली जो है वो किसके एक्शन से बना है ये आप लोग को बताना है, ग्लेशियर, रिवर, ओशियन या फिर विंड। बताइए जल्दी से इसका आंसर। हैंगिंग वैली इज़ फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से बना है ये आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। हैंगिंग वैली किसके एक्शन से बना है, हैंगिंग वैली ग्लेशियर के एक्शन से बना है, ठीक है, ध्यान रखिए, ग्लेशियर के एक्शन से हैंगिंग वैली बना था, समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा, तो देखिए यही है हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मशरूम रॉक्स आर द टाइपिकल लैंडफॉर्म सीन इन द, जो मशरूम रॉक होता है ये तो नाम आप लोग सुना ही होगा, खाते तो होंगे ही। तो मशरूम रॉक जो है वो टाइपिकली लैंडफॉर्म्स है, कहाँ देखा जाता है, रिवर वैलीज़ में, माउंटेन टॉप्स में, या फिर कोस्टल एरियाज में, या फिर डेजर्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेजर्ट में। अधिकतर करके ये जो रॉक होता है वो डेजर्ट में ही पाया जाता है। तो देख लीजिए ऐसा ही होता है मशरूम रॉक, ठीक है, तो ये डेजर्ट वगैरह में पाया जाता है, ये ज़्यादातर डेजर्ट वगैरह में ही पाया जाता है मशरूम रॉक, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बसाल्टिक लावा इज़ फाउंड इन द, तो जो बसाल्टिक लावा है वो कहाँ फाउंड होता है ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, गलती मत कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, डेक्कन ट्रैप, ठीक है, डेक्कन ट्रैप। ये मैं बताऊंगा, देखिए डेक्कन ट्रैप कहाँ होता है। देखिए ये जो हमारा प्रिय देश भारत है, तो इसमें जो ग्रीन एरिया आप लोगों को दिख रहा है इसी को डेक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो भी एरिया है इसी को डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ पे कि डेक्कन ट्रैप हमारा किस साइड में है, किस समुद्र से सटा हुआ है, ये भी पूछ सकता है। इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर हमारा अरेबियन सी है, तो पूछ देगा कि किस ओशियन सटा हुआ है, अरेबियन सी सटा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल सटा हुआ है या फिर इंडियन ओशियन सटा हुआ है। तो ये आप लोगों को और एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन का आंसर हो गया, एक बसाल्टिक लावा और एक क्या हो गया, डेक्कन ट्रैप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल बेसिन। तो ये क्वेश्चन मैंने फिर से डाल दिया था, क्योंकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, स्प्लैश, सीट, रील या फिर गली। तो इसका आंसर क्या था, गली इरोशन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि सब आप लोग वीडियो जो होगा वो शेयर करते होंगे, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं कि नहीं, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था कंसीडर फॉलोइंग जियोलॉजिकल फिनोमेना। तो हम लोग को जियोलॉजिकल फिनोमेना को कंसीडर करना है, ठीक है, तो ये कंसीडर करना है, उसके बाद फिर जो ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा क्वेश्चन पढ़ के बताना है। तो पढ़िए पहले, डेवलपमेंट ऑफ अ फॉल्ट, मूवमेंट अलॉन्ग अ फॉल्ट, इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन या फिर फोल्डिंग ऑफ रॉक्स। तो ये ऑप्शन तो आप ये क्वेश्चन तो पढ़ लिए, उसके बाद इसका मेन क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द अबव कॉजेज अर्थक्वेक। तो ऊपर का जितना कौन सा लाइन है वो अर्थक्वेक कॉज करता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट करता ही है, मूवमेंट अलॉन्ग अ फॉल्ट ये भी करता है, इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन ये भी करता है, और फोल्डिंग ऑफ रॉक्स ये नहीं करता है, क्योंकि रॉक्स से नीचे ज़मीन से कोई ऐसा अर्थक्वेक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। कहाँ है ऑप्शन, 1 नंबर, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो लिखा हुआ है प्लीज़ ये कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू सपोर्ट, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।